एक सेकंड रुक जाइएगा, थोड़ा सा आवाज चेक कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 तक लगता है हो गया था नहीं? आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। एक सेकंड, आवाज ठीक है कि नहीं देख लिया जाए। हाँ चलिए, आवाज तो ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। तो अब तक हम लोगों ने ऐसे भी क्या क्या पढ़ा है कैपिटल बस्टिंग में? तो स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पढ़ा, यही ना पढ़ा है? और क्या पढ़ा है? वैरिएंस निकालने के लिए जब मल्टीपल डाटा हो, माने कि हर साल का अलग अलग डाटा हो, तो कैसे कंपैरिजन करना है, तो प्रेजेंट वैल्यू करके उसके बाद माने एक स्टेप आगे जाना होता है। लेकिन अगर दो प्रोजेक्ट को कंपेयर कर रहे हो और कैश फ्लो सेम हो हर साल, तो उस केस में बस एक और निकालना है वैरिएंस, उसका अंडर रूट करना है, कहानी खत्म। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब आते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी दो प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड कैश फ्लो नहीं दिया गया है। क्या दिया गया है? ध्यान से देखिए, एनपीवी दिया गया है। अब तक जितने क्वेश्चन थे उसमें हमें क्या दिया गया था? एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। पर अब ऐसा नहीं कह रहा, अब कह रहा है कि हमें पता है कि हमारा एनपीवी क्या होगा। उसको लग रहा है, मतलब मान लेते मिस्टर ए को लग रहा है को 15,000 एनपीवी हो सकता है, 12,000 एनपीवी हो सकता है, 6,000 एनपीवी हो सकता है, 3,000 एनपीवी हो सकता है। अब एनपीवी क्या होता है तो आप लोगों को पता है। तो एनपीवी कुछ नहीं है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, या कहे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, डिस्काउंटेड या फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, सॉरी, ऑफ कैश इनफ्लो, माइनस क्या होता है सर? इनिशियल कैश आउटफ्लो। यही हमारा प्रेजेंट वैल्यू, यही हमारा एनपीवी होता है। अब इस क्वेश्चन में एनपीवी हमें दे दिया गया है। यहां पर शिवम लिमिटेड है, शिवम लिमिटेड को लगता है दो प्रोजेक्ट है। कौन सा? प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट ए में 36,000 रुपया खर्च होने वाला है, प्रोजेक्ट बी में 30,000 रुपया खर्च होने वाला है। और शिवम को लगता है, क्या लगता है कि उसका एनपीवी, एनपीवी कहने का मतलब कि जो भी आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है माइनस 36,000, कितना आएगा? 15,000, 12,000, 6,000 और 3,000। जब भी क्वेश्चन ऐसा दिया हो, सबसे पहला काम हमारा होगा क्या? एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालने का। और क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी वही है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड एनपीवी। तो देखो, अगर ठीक से पढ़ता है वो, सिक्योरिटी पोर्टफोलियो सब जगह ये एक्सपेक्टेड का कुछ नहीं था। प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, सम करो, आ गया। क्या समझे? उसको लग रहा है 15,000 एनपीवी होने का चांस कितना है? 20%। 12,000 30%, 6,000 30%, 3,000 20%। तो क्या करेंगे हम लोग? तो अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड एनपीवी की, एक से, हाँ, अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड एनपीवी की, तो कैसे निकलेगा? प्रोजेक्ट ए का क्या दिया गया है? 15,000 इंटू प्रोबेबिलिटी प्लस क्या दिया गया? 12,000 इंटू प्रोबेबिलिटी 0.30 प्लस क्या दिया गया? 6,000 इंटू प्रोबेबिलिटी। और उसके बाद हमारा जो फाइनल है वो क्या है? 3,000 इंटू प्रोबेबिलिटी। तो हमारा एक्सपेक्टेड एनपीवी कितना आएगा? निकालो।
15,000 गुने 0.20 3,000, 12,000 गुने 0.30 6,000 गुने 0.30 3,000 गुने 0.20। तो हमारा एक्सपेक्टेड एनपीवी कितना हो गया? 3,000 प्लस 3,600 प्लस 1,800 प्लस 600 9,000। ऐसे हम निकालेंगे प्रोजेक्ट बी का, और प्रोजेक्ट बी का आप खुद से निकालिएगा, मैं तो कैलकुलेटर पे सॉल्व कर दे रहा हूं कितना होगा। ठीक है, 15,000 का 10%, 12,000 का 40%, 6,000 का 40%, 3,000 का 10%, और उसके बाद जीटी 9,000। तो प्रोजेक्ट बी का भी एनपीवी क्या आएगा? एक्सपेक्टेड एनपीवी क्या आएगा? 9,000। और प्रोजेक्ट ए का भी एक्सपेक्टेड एनपीवी क्या आया? 9,000। देख लीजिए। अब इस तरह से इतना बड़ा चार्ट बना के सॉल्व करने का क्या जरूरत है? जब मैं आंसर एक सिंगल लाइन में सॉल्व कर सकता था, तो बिना मतलब का एग्जाम में अपना टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम इस तरह से टेबल बनाए और सॉल्व करें क्वेश्चन। तो दोनों प्रोजेक्ट का एनपीवी सेम है, और हम लोगों ने सर एक चीज सीखा था, अगर एनपीवी सेम हो, एक सेकंड रुक जाइएगा, एक सेकंड रुक जाइए बस। चलिए, अब दोनों प्रोजेक्ट का क्या है? एनपीवी सेम है। जब एनपीवी सेम होता है तो क्या होता है यार? कैसे, किसमें इन्वेस्ट करें, ये कैसे पता चलेगा? दिख तो रहा है कि हमें, ठीक है, एक प्रोजेक्ट में कॉस्ट ज्यादा है, एक प्रोजेक्ट में कॉस्ट कम है, लेकिन जब कैश फ्लो को कंपेयर किया गया तो पता चला कि हमारा तो एनपीवी सेम आ रहा है, सेम आ रहा है ना। एक सेकेंड। तो अब इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हम लोग को क्या निकालने के लिए क्वेश्चन कहा होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। आइए देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। कंप्यूट द रिस्क अटैच टू ईच प्रोजेक्ट। अब रिस्क का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। और आगे लिख भी दिया स्टैंडर्ड डेविएशन और फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने आपको कई बार कहा है और आज फिर कह रहा हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन एक मैथमेटिकल टर्म है। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ ऐसा नहीं है कि बस सिक्योरिटी वैल्यूएशन में यूज होता है सर, रिटर्न के बीच निकालने का परसेंटेज में होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन मैथमेटिकल टर्म जिसका इस्तेमाल होता है ये निकालने के लिए किसी भी मीन पोजीशन से अप या डाउन किधर मूव करेगा आपका एक्चुअल रिजल्ट। आपका एस्टिमेट है एक चीज कि हाँ इतना परसेंट या इतना अमाउंट, ठीक है, अपने अकाउंटिंग में तो या तो परसेंटेज होगा रिटर्न के लिए या रिटर्न टर्म होगा अमाउंट के रूप में।
तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग यहाँ किस लिए यूज करते हैं, ये जानने के लिए बस कि हमारा जो एस्टिमेट है उस एस्टिमेट से एक्चुअल कितना डेविएट कर सकता है। ठीक है, समझ गए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे निकालने का है, तो यहाँ पे एनपीवी का निकलेगा। अब तक हम लोग किसका निकाल रहे थे, कैश फ्लो का, बट यहाँ पे एनपीवी का निकालेंगे। और जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो और जब सामने दिख रहा है दो प्रोजेक्ट है, एनपीवी दिया हुआ है, कुछ हमारा ऐसा नहीं है कि ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 का कुछ लफड़ा है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक बार निकालते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाते हैं कि होल का प्रेजेंट वैल्यू करके अंडर रूट करके स्क्वायरिंग करके जो आएगा प्रोसीजर है उसको हम लोग भूल जाते हैं। तो प्रोजेक्ट ए और बी के केस में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे जिसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले क्या निकलेगा, वेरिएंस, उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन। अब वेरिएंस कैसे निकलेगा, प्रोजेक्ट ए का, तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन अगर सही से पढ़ रखा है, पोर्टफोलियो सही से पढ़ रखा है, तो मेरे ख्याल से कैपिटल बस्टिंग में उससे ज्यादा कुछ है भी नहीं। ठीक है, वही सब कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके समझ में। तो प्रोजेक्ट ए का क्या होगा, वेरिएंस सिग्मा ए माइनस ए बार का स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी। मैंने आपको बताया था यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वाला ही फॉर्मूला यूज होगा, कारण क्या है, सारा का सारा डाटा फ्यूचरिस्टिक रहेगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा, अभी किया नहीं। रिटर्न वाले केस में हिस्टोरिकल फॉर्मूला होता था यूज, क्योंकि वहां पे हिस्टोरिकल डाटा का इस्तेमाल था। पर यहाँ पे यार हम लोग एस्टिमेट लगा रहे हैं, यहाँ भविष्य का बात ही हो रहा है, टोटल फ्यूचरिस्टिक डाटा है, तो वो एन वाला जो फॉर्मूला था जहाँ डिवाइड बाई एन करते हैं, ए माइनस ए बार का स्क्वायर डिवाइड बाई एन, वो कभी भी इस्तेमाल नहीं होने वाला। ठीक है, रेयर केस है, पता नहीं अब एग्जाम में कभी कुछ हो ही जाए ऐसा हिस्टोरिकल डाटा दे दे तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने निकाला था 9,000, तो इसका डेविएशन कितना आ जाएगा सर, सबसे पहला तो 15,000 था, तो 15,000 माइनस 9,000 का स्क्वायर, क्या समझे, 15,000 माइनस 9,000 का स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी क्या था 0.20। अब क्या करेंगे, ऐड, और निकालेंगे हम लोग 12,000 माइनस 9,000। प्रोबेबिलिटी क्या था 0.30। फिर करेंगे प्लस, और फिर आगे बढ़ते चलेंगे ऐसे ही हम लोग, 6,000 माइनस 9,000 का स्क्वायर। अगर आपने पोर्टफोलियो वाला क्लास मेरा ठीक से देखा होगा तो आपको इन सब फॉर्मूलों को लिखने में कोई दिक्कत अब आता ही नहीं होगा। वहां पे एक बहुत अच्छी कहानी बताई गई है, वेरिएंस के फॉर्मूले को, स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले को, कभी कंफ्यूज हो गए ही नहीं। अगर उस कहानी को ठीक से सुना होगा या आपने वो लेक्चर देखा होगा पोर्टफोलियो का, तो आपको वो कहानी याद होगा और आपके दिमाग में सारा का सारा फॉर्मूला याद हो चुका होगा, कभी नहीं भूल सकते। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें मिल जाएगा क्या, वेरिएंस ऑफ प्रोजेक्ट ए। अरे यार माउस किधर, आइए 15,000 माइनस 9,000 तो 6,000 हो गया, 6,000 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया लगभग 3,60,00,000। ठीक है, तो हम लोग 3.66 इंटू 0.20 भी कर लेते हैं, तो ये आ गया 72,00,000। तो सीधा हम लोग अपने आंसर को अब छोटा करना चाहेंगे और सीधे 72 लिख सकते हैं। ठीक है, 72 लाख है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद 12,000 माइनस 9,000 इसका स्क्वायर, ठीक है, इंटू 0.30, तो ये हो गया 27,00,000 प्लस 6,000 माइनस 9,000 का स्क्वायर इंटू 0.30, और ये भी हो जाएगा 27,00,000। लास्ट 72 आएगा मुझे भी मालूम है, लेकिन फिर भी हम लोग 3,000 माइनस 9,000 का स्क्वायर इंटू 0.20, 72। अब इन सबको जोड़ लेते हैं, कितना हो गया 72 प्लस 27 प्लस 27 प्लस 72, 198,00,000। ध्यान रखिएगा जीरो क्यों हटाया, बहुत लंबा आ जाएगा ना, सोच रहा हूँ तो दिक्कत होगा। ठीक है, तो जब दिख जाए कि जीरो हटा के काम चल जाएगा, जीरो हटा देने, 198,00,000, और ये तो वैरियंस है,
ठीक, अभी स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं निकला है। ऐसे ही हम लोग प्रोजेक्ट बी का निकालेंगे, और प्रोजेक्ट बी के केस में ये आप लोग खुद निकालना, मैं तो आंसर देख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड करना, क्वेश्चन सॉल्व करना तो आपका ही काम है। 198 वो तो आया था ही अपना, 198 लाख आ गया था, और प्रोजेक्ट बी का कितना आया, 144। ठीक है, 144 लाख, 144 लाख। देखो मैं सारे क्वेश्चन बुक्स वाले बनाता हूँ, पर और भी बुक्स होते हैं, क्रैकर है आपका, ये सब, इनमें और क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन कितना भी क्वेश्चन में बना दूं या तुम देख लो, वो जो पकड़ होता है ना, ग्रिप, वो इस चैप्टर पे नहीं आ सकता, मतलब इस चैप्टर के सब्जेक्ट पे ही नहीं आ सकता। इस सब्जेक्ट पे ग्रिप पे तभी आएगा जब आप रेगुलर सॉल्व करोगे खुद से, अपने हाथों से। ठीक है, मैं बस गाइड करता हूं ताकि तुम्हें इजी पड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में, उसके अलावा और कुछ नहीं। अब बात आता है स्टैंडर्ड डिविएशन का। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो जहां तक बात है, प्रोजेक्ट ए का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, अंडर रूट 198 लैक्स, ये हो गया 14.07। और ऐसे अगर प्रोजेक्ट बी की बात करें तो ये हो जाएगा अंडर रूट 144, और मेरे ख्याल से वो होगा 12। क्या समझे, कोई दिक्कत? एक बार कर ही लेते हैं, 144 का अंडर रूट 12 आएगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ है। ठीक है, अगर इसके हिसाब से भी करें 198 2 0 1 2 3 अंडर रूट, हाँ तो उस केस में आ जाएगा। देखो अब ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, ध्यान ये रखना कि अगर मैं इसको अंडर रूट करूँ तो आंसर कुछ और आएगा, उसको अंडर रूट करा तो आंसर कुछ और आएगा। ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, बट ठीक है, कुछ कारण होगा। चलो तो हम लोग भी यही कर लेते हैं। क्या था, 198 लाख था तो 198 लाख 30, 144 लाख था तो 144 30। अब अंडर रूट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, 198 तो 4450। ठीक है, 4450, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 144 लैक्स का अंडर रूट करेंगे तो 3794। इसका मतलब मेरा जो 9000 का एनपीवी है दोनों प्रोजेक्ट का, उसमें से प्रोजेक्ट ए कितना मूव कर सकता है अप या डाउन, और प्रोजेक्ट बी कितना मूव कर सकता है अप या डाउन, ये निकल गया। अब ऑब्वियस सा बात है, जो इंसान इन्वेस्ट करना चाहता है वो क्या सोचता है कि वो जो भी आंसर निकाल के लाया वो ज्यादा डेविएट ना करे, उसका एस्टिमेट ज्यादा डेविएट ना करे। तो कम डेविएट कहाँ हो रहा है, प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट बी में हो सकता है कि अगर कुछ खराबी हो तो 3794 रुपए नीचे गिर सकता है, मतलब 9000 की जगह उसका कैश एक्सपेक्टेड एनपीवी कितना हो जाएगा, 5206। लेकिन वही चीज प्रोजेक्ट ए में कहे तो 9000 माइनस 4450, जो कि 4550 हो जाएगा। तो फायदा किसमें है, इसमें कम गिरेगा। तो हम लोग प्रोजेक्ट बी को लेस रिस्कियर मानेंगे, और ये भी उसी को लेस रिस्कियर मानेगा। ठीक है, अब आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। समझ गए, तो एक चीज ध्यान रखना, गलती मैं भी ये कर देता हूं, जब ये आंसर आ जाए ना तो इसको हटा देना, मतलब पहले वाले क्वेश्चन में हटाया नहीं था, वो ऐसे ही अंडर रूट किया है। ठीक है, अब ऐसा बात है, 198 लाख का अंडर रूट अलग आएगा और 198 का अंडर रूट अलग आएगा। ठीक है, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में इसने क्या किया था, राउंडिंग हटा के आंसर सॉल्व किया है इसने। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, किया है। जब आपका 1 लाख इंटू 1 लाख, 1 लाख का स्क्वायर आएगा तो कहां से लिखोगे, अब ऐसा बात है, आपको अंडर रूट करना पड़ेगा क्या, छोटे नंबर का। तो
यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ध्यान रखना। जैसे कि देख लो फॉर एग्जांपल, आप इसके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर देख लो। जब वो कर रहा था किधर गया, 200% का हो जाता है। हाँ, ये देखो, इन सारे में इसने क्या किया था, राउंडिंग को हटा दिया था, हटा दिया था, ठीक है, लाख में था, सब चीज लाख में था और हटा दिया था, ठीक है, तब जाके किया था। जबकि अभी वाले क्वेश्चन में उसने लाख को नहीं हटाया, उसके साथ किया, और ऑब्वियस सी बात है रूट का आंसर डिफरेंट आएगा। यहाँ भी लाख मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो, डिफरेंट आ सकता है, समझ गए। जैसे यहाँ पे देख लो 24 करोड़ है समथिंग, सॉरी 1 10 100,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ में 24 करोड़ से भी ज्यादा 2400 करोड़ है, ठीक है। इसका अंडर रूट कुछ और आएगा, और अगर मैं 24 का अंडर रूट करूँ तो कुछ और आएगा, ऑब्वियस सी बात। तो क्या करें सर, तो अगर नंबर्स ज्यादा हैं और वो खुद ही क्वेश्चन में ध्यान देना, जब उसने खुद ही क्वेश्चन को लाख के टर्म में दिया हो तब वो चीज यूज करना। तुम देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 में उसने लाख के टर्म में तो नहीं दिया था, बट उसने यूज किया अलग। यहाँ पे भी आंसर कुछ और हो सकता है, और मैं 14 लाख माइनस जो भी आया था कैश फ्लो उसको माइनस करूँ, उसको अंडर रूट करूँ, आंसर कुछ और आएगा, ऑब्वियस सी बात। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसको इन सारे क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। कभी वो अंडर रूट करने के टाइम लाख को गायब कर देगा, कभी लाख को ले आएगा, उसके बाद अंडर रूट करेगा, आंसर ऑब्वियस डिफरेंट आएगा, आंसर डिफरेंट ही आएगा उस केस में, सेम आ ही नहीं सकता, ठीक। अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बात करें तो ये क्या है, तो ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है। उसका कहना है बस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय इनिशियल कैश आउटफ्लो। तो सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, सवाल आता है ये। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को हम और एक चीज नाम से जान सकते हैं, और वो क्या है, तो आइए जरा पढ़ते हैं हम लोग फिर से एनपीवी का फॉर्मूला। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो minus initial cash outflow, sorry, initial cash outflow equals to what, NPV. So if I can say that from this that NPV plus initial cash outflow equals to present value of cash inflow। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो का एक और फॉर्मूला ये। तो अगर यहां पे बात करें सर हमारे क्वेश्चन में एनपीवी दिया गया था, ठीक है, तो हम इस फॉर्मूला को आगे और डिराइव कर सकते हैं और लिख सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो की जगह एनपीवी प्लस इनिशियल कैश आउटफ्लो डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय इनिशियल कैश आउट। अब एनपीवी हमें पता है 9000 है, 9000 है, इनिशियल कैश आउटफ्लो हमें पता है 36,000 और 30,000 है। तो क्या हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो आइए हम लोग आंसर से ही देख लेते हैं, वो छोटा सा टॉपिक है तो उसके लिए क्या ही सॉल्व करना बैठ करके। आइए देखिए, इसने क्या किया, अपना एनपीवी उसको पता था 9000 एक्सपेक्टेड एनपीवी, और कैश आउटफ्लो क्या था प्रोजेक्ट का 36,000 डिवाइड बाई 36,000 1.25, और इसका कितना है 1.30। अच्छा कौन होगा, ऑब्वियस बात है बी अच्छा होगा, ठीक है, बी अच्छा होगा, इसमें जो हायर होगा वो अच्छा होगा। ये स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन एक ऐसा चीज है जो कम होता है उतना अच्छा होता है, ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी या वेरिएंस जो भी कहना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कहिए, वो भी जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। लेकिन ये पॉजिटिव रेशियो है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ये पॉजिटिव रेशियो है, मतलब आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो पर यूनिट ऑफ कैश आउटफ्लो कितना, मतलब 1 रुपया के कैश आउटफ्लो पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो क्या है, सिंपल फॉर्मूला, 1 रुपया के कैश आउटफ्लो पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो क्या है, ठीक है। तो
ये इसका मतलब ही पर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। जब भी डिवाइड लग गया, रेशियो कहो फ्रैक्शन कहो, पर उसका मतलब सिंपल टर्म में मैं क्या समझता हूं, पर। मतलब 1 रुपया के कैश आउटफ्लो पे मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो क्या है, तो ज्यादा रहेगा तो ना फायदेमंद होगा। इसलिए इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो अच्छा है, मतलब इस केस में प्रोजेक्ट भी अच्छा है क्योंकि उसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हाई है, तो ये क्या है, पॉजिटिव रेशियो है। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, वो कहता है नेगेटिव रेशियो। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या कहता है, वो कहता है स्टैंडर्ड डिविएशन बाय एक्सपेक्टेड सी फैट या फिर एक्सपेक्टेड एनपीवी जो अवेलेबल हो। ये कहता है पर यूनिट ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, पर यूनिट ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो पे रिस्क क्या है, रिस्क क्या है, तो ये क्या है, नेगेटिव रेशियो है। तो नेगेटिव रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा है, अब पॉजिटिव रेशियो जो हाई हो उतना अच्छा है, समझिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, इसको सॉल्व करने का लंबा क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने का अच्छा तरीका बताता हूँ क्या। जब क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ोगे तो पाओगे कि तुम्हें दिया गया है, बहुत ज्यादा गंदा भी हो गया, एक सेकंड रुक जाओ यार, दो क्या दिया गया, फॉलोइंग आर द एस्टिमेट ऑफ नेट कैश फ्लो एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट। एक नया प्रोजेक्ट है, उसका कैश फ्लो बताया गया, ठीक है। अब यहाँ 3 प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इन तीनों प्रोबेबिलिटी में कैश आउटफ्लो सेम है, तो क्वेश्चन चाहता तो सिंपली ऐसे भी लिख सकता था कि कैश आउटफ्लो 4 लाख है, ठीक है। जब तक जो अब तक हम लोग देखते आ रहे हैं वही पैटर्न है, कैश आउटफ्लो 4 लाख है और 1 लाख कमाने का चांस 0.3%, 1,10,000 कमाने का चांस 0.5%, 1,20,000 कमाने का चांस 0.20%, और ये कैश फ्लो सेम रहेगा 1 से लेकर 5 सालों तक। ये ऐसा क्वेश्चन है, तो इसको ऐसे बनाया टेबल में, लग रहा कुछ और पूछ रहा, कुछ और नहीं पूछ रहा, जो अब तक सारे क्वेश्चन देखते आ रहे थे वही चीज है कि भाई साहब मेरा कैश आउटफ्लो 4 लाख है, ठीक है। आने वाले समय में, आने वाले 5 सालों में मुझे कमाने का उम्मीद क्या है, तो हो सकता है मैं हर साल 1 लाख कमाऊं, ये उम्मीद है। हर साल 1,10,000 कमाऊं 1 से लेकर 5 सालों तक, हर साल 1,20,000 कमाऊं, ठीक है। और ये सब होने का प्रोबेबिलिटी 0.30, 0.50, 0.20 है। उसके बाद एस्टिमेटेड सैलवेज वैल्यू, मतलब जो भी मशीनरी मैं खरीदूंगा, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, वो समय खत्म होने के बाद बिकेगा, जिसका चांस है 20,000 में बिक सकता है, 50,000 में बिक सकता है, 60,000 में बिक सकता है, और ये होने का चांस भी 0.30, 0.50, 0.20। तो सिंपल टर्म में देखें तो वो हमें 3 स्ट्रीम बता रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करने का अलग अलग तरीका है, लेकिन क्वेश्चन डिमांड जैसे किया है उसमें सबसे बेस्ट तरीका होता है कि इसको अलग अलग ही पहले ही केस में सॉल्व कर लो। लेकिन फिर भी जैसे बुक सॉल्व किया उसे सॉल्व करते हैं हम लोग, उसके बाद समझेंगे कि अगर इसको हम लोग ऐसे सॉल्व किए होते तो कैसे हम लोग को इजी पड़ता। चलो जो तरीका सही होता है उससे ही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपसे बेस्ट केस और मोस्ट केस पूछ रहा है, ठीक। फर्स्ट पार्ट तो हम निकाल सकते हैं सिंपल तरीके से, कैसे, सर एस्टिमेटेड कैश आउटफ्लो क्या होगा, 4 लाख, यही होगा ना, 4 लाख। सर एस्टिमेटेड कैश फ्लो क्या है, कैश इनफ्लो क्या है, हर साल 1 to 5 ईयर। एस्टिमेटेड कैश इनफ्लो 1 to 5 ईयर क्या है, तो सर 1 लाख का, 1 लाख का 30%, 1 लाख का 30%, 30,000, 1,10,000 का 50%, 55,000, और 1,20,000 का 20%, 24,000, जीटी 1,09,000, 1,09,000 हर साल कैश इनफ्लो होगा। सैलवेज वैल्यू, एस्टिमेटेड सैलवेज वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर, ये कैश इनफ्लो सिर्फ एट द एंड ऑफ द टर्म होगा, ये हर साल तो होगा नहीं, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू कब करेंगे, एट द एंड ऑफ अ 5th ईयर ओनली, ठीक है। इसका प्रेजेंट वैल्यू कब करेंगे, सिर्फ एट द एंड ऑफ 5th ईयर। अब एस्टिमेटेड सैलवेज वैल्यू क्या है, तो सर 20,000 का 30%, 6,000, 50,000 का 50%, और 60,000 का 20%, और जीटी करेंगे तो 43,000, ठीक है। एनपीवी का फॉर्मूला क्या होता है,
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, सर ये तो 125 पीवीआईएफए लगाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर पीवीआईएफए आ जाओ। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकाल लेते हैं पहले, तो कितना हो जाएगा सर? 1 लाख, 1 लाख ही है ना, 1 लाख का, सॉरी 1 लाख का 30%, 1,10,000 का 50%, और 1,20,000 का 20% जीटी, 1,09,000 था, सॉरी ये 9 लिखा हुआ है। 1,09,000 इंटू पीवीआईएफए, डिस्काउंटिंग फैक्टर चाहिए, दिया हुआ है क्वेश्चन में 10% डाल देंगे, 10% 5 ईयर, कितना हो जाएगा? 1 डिवाइड बाई 1.10 इक्वल्स टू 7 बार करेंगे, जीटी मारेंगे 3.790, 1,09,000 इंटू 3.7907, कितना हो गया? 1,09,000 इंटू 3.7907, ये हो गया 4,13,186.30। फिर करेंगे क्या? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैल्वेज वैल्यू, वो कितना था एस्टिमेटेड? 43,000। अब इसका प्रेजेंट वैल्यू तो खाली एक ही बार होगा ना, ये हर साल थोड़े आकर हो रहा है, ये तो बस एक ही बार अगर होगा जब टाइम खत्म होगा, टर्म खत्म होगा प्रोजेक्ट का। तो 1 डिवाइड बाई 1.10, 0.683 इंटू 43,000, ये हो गया 29,369.58। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो क्या हो गया? ये दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ लीजिए, 4,13,186.30 प्लस 29,359.58, ये आपका हो गया टोटल रुपीज 4,42,556। और आपका कैश आउटफ्लो क्या था सर? 4 लाख। तो आपका एनपीवी क्या हो गया? 42,556। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर था, ठीक है, कुछ गलती हो गया अपने से। ये गलती हुआ अपने से, बता रहा हूँ, इसमें तो नहीं, ये गलती हुआ होगा। वन डिवाइड बाई 1.10, 1 2 3 4 5 जीटी 3.7907 ही तो आ रहा है, इंटू 1,09,000, 4,13,186। इसने इस लास्ट को यहाँ जोड़ा है, उससे कोई मतलब मुझे है नहीं, पर ऐसे कैसे कर रहे हो? 345,530 प्लस 943, कितना आ रहा है यार? 345,530 प्लस 94392 इक्वल्स टू 439,922। कुछ गलती हुआ होगा, आइए चेक कर लेते हैं हम लोग अपना फिर से। ये लास्ट वाले में देख लेते हैं, 1 डिवाइड बाई 1.10, 1 2 3 4 5, 0.620 इंटू 43,000। अच्छा ये 26,000 आएगा, सॉरी ये 26,700 के लगभग आया, ठीक है, 26,700। तो 26,700 26,700 प्लस 4,13,186, ये हो गया 4,39,886। इसमें माइनस करेंगे 4 लाख, ये 39,886 आएगा, ठीक है, 39,886। मैंने इसे 4th ईयर में प्रेजेंट वैल्यू कर दिया था गलती से, कैलकुलेटर में कभी हो जाता है। 39,922 आया है, राउंडिंग के कारण ऊपर नीचे 2-4 रुपया तो होगा ही, ठीक है, 39,886, ये आपका सिंपल आंसर है, ठीक है, ये तरीका सिंपल तरीका। अब इसको एक अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है कि पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों का आंसर निकल जाता है। कैसे? और देखो,
सबसे पहले यहाँ पे केसेस कितना है, यहाँ पे 3 केसेस है। केस 1 की बात करें तो केस 1 में क्या है, कैश आउटफ्लो कितना, 4 लाख। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ये कितना है केस 1 के अंदर, सर 1 लाख रुपए आएगा 5 सालों तक, तो 1 लाख इनटू पीवीआईएफए प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर 10% 5 ईयर, और पीवीआईएफए है कितना, अभी मैं निकाला था 3.7907, तो 1 लाख इंटू 3.7907, ये हो जाएगा आपका 3.7907, 3,69,070। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ 5th ईयर, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैल्वेज वैल्यू कितना था, 20,000 इंटू पीवीआईएफ 10% 5 ईयर, निकालो क्या होगा, 20,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 1.101234 0.683 इंटू 20,000, 13,660। अब ये जोड़ लो, 379,070 प्लस 13,660, तो इस केस में नेगेटिव एनपीवी आएगा, नेगेटिव एनपीवी आएगा। एनपीवी कितना आएगा, 379,070 प्लस 13,660 माइनस 4 लाख। देखो एनपीवी कितना आया, 7,270 नेगेटिव आया। मेरे ख्याल से यही वर्स्ट केस भी है, यही एनपीवी का वर्स्ट केस भी है। और ऐसे भी दिख रहा है कि यार ये तो सेम ही है, ये जो कैश फ्लो जिसमें ज्यादा होगा उसी वही एनपीवी ज्यादा लाएगा। ज्यादा कैश फ्लो कहाँ है, यहाँ पे। सबसे कम कहाँ पे, यहाँ पे 1,20,000 है। 1 लाख है हर साल तक, मतलब 4 लाख, मतलब 5,20,000। यहाँ पे कितना है, 1,10,000 मतलब 5,50,000 प्लस 50,000 6 लाख। यहाँ पे 1,20,000 5 साल तक, मैंने 12,25,60 6 लाख प्लस 60,000 6,60,000। तो बोस्ट केस तो ये था, यही पता चल गया, ठीक है, 7,270। और हमारा बोस्ट केस का आंसर मेरे ख्याल से यही होगा, देख लेते हैं कहाँ गया, 379, ठीक है, 12,420, 12,420 कहाँ से आ गया यार, हमेशा गलती काहे हो जा रहा है मुझसे आजकल। 1 डिवाइड बाई 1.10, 1 2 3 4 5, मेरा कैलकुलेटर खराब हो गया था। 0.621, क्या हो रहा है कैलकुलेटर आज गजब किए हुए हैं। ऑब्वियस सा बात है, ये 12,418 हुआ, ठीक है। 379,070 प्लस 12,418, 12,418, और उसके ऊपर वाला भी कितना आंसर है, 379,000, ठीक है, तो ठीक है, 12,418 420, ठीक है, 8,580 आएगा, मतलब अपना आंसर कुछ और आएगा। 379,070 प्लस 12,418 माइनस 4 लाख, 8,512 आया, ठीक है। तो एनपीवी अपना नेगेटिव आया, बोस्ट केस था, पहले से पता था, ठीक है। केस 1 था ये। केस 2 में क्या था, अगर हम लोग केस 2 को देखें तो केस 2 में था सर 4 लाख, 1,10,000 और 50,000। ऐसे करते हुए हम लोग हर साल का एनपीवी निकाल लेंगे। और अब बताओ हमें एनपीवी मिल जाए, हर साल का एनपीवी मिल गया, मैंने कि हर केस का, केस 1 का एनपीवी
खुद निकालना, ट्राई करना, ये मैं बना नहीं रहा, बता रहा हूँ बस, ठीक है। केस 2 का निकालना, केस 3 का निकालना। अगर तीनों केस का एनपीवी निकल गया और तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी अवेलेबल है, तो क्या एक्सपेक्टेड एनपीवी और बेस्ट केस और वर्स्ट केस एक साथ में निकल गया, निकल गया ना, तो वो भी एक तरीका है। तो अच्छा तरीका क्या था, पहले वाला निकाल लिया हमने एक ही बार। एस्टिमेटेड क्या था, एस्टिमेटेड कैश इनफ्लो क्या था, एस्टिमेटेड सैलरी वैल्यू क्या था, प्रेजेंट वैल्यू कर दिया, माइनस कर दिया एस्टिमेटेड कैश आउटफ्लो के साथ। लेकिन उस केस में बेस्ट और वर्स्ट कैसे चेक करेंगे, सिंपल, अगर कैश फ्लो सब जगह सेम था तब तो नहीं निकालना पड़ेगा अलग अलग कैश आउटफ्लो। अगर कैश आउटफ्लो अलग अलग रहेगा तो निकालना पड़ जाएगा आपको हर केस का, जानने के लिए कौन सा बेस्ट है कौन सा वर्स्ट है। अगर कैश आउटफ्लो सेम था हर केस में, तो उस केस में जिस केस में ज्यादा कैश इनफ्लो है वो बेस्ट है, जिस केस में कम कैश इनफ्लो है वो वर्स्ट है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ वर्स्ट केस 30%, ऑब्वियस सा बात, क्या प्रोबेबिलिटी अकर होने का, 30%, ठीक। अब आपको निकालना है स्टैंडर्ड डिविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ variation that there are only 3 stream of cash flow which are represented by each column of table। अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ, समझो, आपको बोला जो कैश फ्लो दिया गया है बस वही है, ठीक है। अब आपको निकालना है, अरे यार कहाँ आ गए, हाँ, अब आपको निकालना है कि स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप तभी निकाल पाइएगा जब आप केस 1, केस 2, केस 3 इन तीनों का एनपीवी निकाल लीजिएगा। आया समझ में? तो अब हम लोग आंसर से देख सकते हैं, केस 1 का एनपीवी हमने निकाल ही लिया था, 8000 हमारा कुछ और आया था, कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट केस का निकालिए, केस 3 का एनपीवी ये है, और अपना जो केस सेकंड था उसका एनपीवी क्या है, ये है। तीनों एनपीवी निकल गया। अगर तीनों एनपीवी निकल गया और उसका जो मैं बात कर रहा था ये चीज, इसलिए मैंने कहा फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप इस तरह से सॉल्व करें, मैंने केस 1 में क्या होगा एनपीवी, केस 2 में क्या होगा, केस 3 में क्या होगा, और फिर एनपीवी का एक्सपेक्टेड वैल्यू समझ में आया। ऐसे केस 2 में एनपीवी क्या आएगा, चलिए हम लोग आंसर उठा लेते हैं। केस 2 में एनपीवी आएगा 47,950, ठीक है। और केस 3 में एनपीवी आएगा आपका 92,060। अब एक्सपेक्टेड एनपीवी क्या होगा, तो आपको पता है, प्रोबेबिलिटी आपको मालूम है हर केस का, तो आप क्या करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा बस। तो आप उसी तरह से एक्सपेक्टेड एनपीवी निकाल लीजिएगा। तो अच्छा तरीका आपके लिए क्या होता कि आपने फर्स्ट ही क्वेश्चन में हर केस को अलग अलग मानते हुए हर केस का एनपीवी शुरू में ही निकाल लिया होता। अगर शुरू में निकाल लिया होता तो आप कंफ्यूज नहीं होते, आपका बेस्ट केस वर्स्ट केस वहीं पर निकल गया, प्रोबेबिलिटी आपको मालूम है, उसका लास्टली आपको निकालना ही पड़ रहा है, तीनों केस का निकालना ही पड़ रहा है ना, तीनों केस का निकालना पड़ा, यहाँ पे निकला सेकंड केस का, यहाँ पे निकला थर्ड केस का, यहाँ पे निकला फर्स्ट केस का, तो तीनों केस तो निकालना ही पड़ा आपको, तो अच्छा पहले ही निकालना। उसके बाद जहां तक बात रहा स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का, तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्या करें, एनपीवी माइनस एनपीवी बार, प्रोबेबिलिटी आपको पता है, कसम ये देगा आपको वेरिएंस, इसका बनाइएगा अंडर रूट। उसके बाद क्या निकालिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो हाँ बताया ही था आपको मैंने, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के फॉर्मूला में नीचे में बेस एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आफ्टर टैक्स भी हो सकता है, एक्सपेक्टेड एनपीवी भी हो सकता है। उसका मतलब सिंपल यही है कि पर यूनिट ऑफ कैश फ्लो मेरा रिस्क क्या है, पर यूनिट ऑफ एनपीवी मेरा रिस्क क्या है, तो आप निकाल लीजिएगा। तो ये आप खुद से सॉल्व करिएगा आगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब उसी में आपको एक्स्ट्रा लाइन क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो ऐसी, मतलब ये क्वेश्चन मोटा मोटी आपका टोटल रिविजनरी क्वेश्चन है, अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो पूरा रिवाइज हो जाएगा। वो कहा गया कुछ नहीं, बस 100 बेसिस पॉइंट कम कर दो, कितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%, 100 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, जब भी बेसिस पॉइंट दिया उसको 100 से डिवाइड कर दो, वो बन जाता है परसेंटेज, ठीक है। इसका मतलब हो गया 1%, मतलब 9%। अब करना क्या सर, कुछ नहीं, एक बार 9% हो गया तो 9% पे बस एनपीवी निकाल दो, 9% पर एनपीवी निकाल दो। अब देखो ये 1,52,000 होने का कारण है क्या, ये है 1,09,000 लास्ट ईयर का कैश फ्लो प्लस सैलवेज वैल्यू का एक्सपेक्टेड वैल्यू 43,000, आया समझ में।
ये आपका 1,52,000 लिखता है वो। मैंने एक ही बार में लास्ट ईयर के कैश फ्लो को इसके साथ नहीं जोड़ा, ईयर 1 to 4 यहाँ रखा, ईयर 5 को अलग रखा। ठीक, तो उस केस में एनपीवी क्या आएगा आपका निकल जाएगा। तो हम लोगों ने बेसिकली समझना क्या था, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नया नहीं था, जो अभी तक पढ़ रखा वही सारा चीज। ठीक है, लेकिन फायदेमंद क्या होता अगर हम लोग फर्स्ट स्टेप में ही क्या कर लेते, एनपीवी हर केस का अलग अलग निकाल लेते। केस 1 में एनपीवी क्या होगा, केस 2 में क्या होगा, केस 3 में क्या होगा। ठीक है, हर केस का एनपीवी निकल जाएगा, एक सिंगल लाइन में निकल जाता। अगर मुझे एग्जाम में निकालना होता तो अभी तो मैंने ऐसे किया, एनपीवी लिखता सीधा सीधी एनपीवी 1 कैश आउटफ्लो दिया हुआ था, या कैश इनफ्लो सीधा सीधी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो पीडीआईएफ है फॉर्मूला, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैलवेज वैल्यू माइनस कैश आउटफ्लो। ऐसे एक लाइन में सॉल्व करता है एनपीवी 1, एनपीवी 2, एनपीवी 3। जैसे टाइम लेता है, ज्यादा टाइम नहीं लेता है। एनपीवी 1 2 3 वहां पे जैसे ही एनपीवी 1 2 3 निकाल लेता, पहला आंसर मिल गया, दूसरा आंसर मिल गया, चौथा आंसर भी मिल गया वहीं पे। क्योंकि वापस मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए दोबारा से एनपीवी नहीं करना पड़ता हर केस का। क्या समझे, कोई दिक्कत? और लास्ट वाले केस में आगे फिर मैं वो वाला यूज कर लेता, अपना एक्सपेक्टेड वाला फॉर्मूला, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो क्या होगा। तो ऐसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो पूछ लो, वरना चला जाए। बड़ा